नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि बोर्ड परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए साइंस के MCQs की एक प्रैक्टिस सीरीज़ चलाई हुई है, जिसकी आज हम क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं। हाँ, क्लास नंबर 3 हम आज इसकी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, जो भी चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ताकि अब आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, बता देते हैं आपको, यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, क्लास आपको पसंद आ रही है, तो सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का सेशन। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, स्क्रीन पर पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ब्रायोफिल्म यानी कि अजूबा में, आलू में, चने में या फिर गुलाब में। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट, अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तब तक आपको बता देते हैं 2 प्रकार के जनन होते हैं। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, जिसमें 2 युग्मक यानी कि गैमीट के मिलने से जो बनी रचना होती है, युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करती है। इसको तो बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन कई प्रकार से हो सकता है बच्चों, जैसे कि मुकुलन द्वारा, इसे वो कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, मुकुलन द्वारा। ठीक है, मुकुलन द्वारा बच्चों, मुकुलन द्वारा किस में होता है, अलैंगिक जनन यीस्ट में। हमने पहले भी बताया था आपको, पिछले वाले यदि आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद आ जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, यीस्ट में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, खंडन। ये भी क्या है, एक तरह का अलैंगिक जनन है। खंडन किस में होता है, शैवाल में। ठीक है, शैवाल में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद रखेंगे। शैवाल क्या उदाहरण है शैवाल का, जैसे कि आपका यहाँ लिख दें, स्पाइरो गायरा ठीक है, और क्या लिख देंगे, यूलोथ्रिक्स। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, मुकुलन द्वारा हो गया, खंडन द्वारा हो गया, और किसके द्वारा होता है बताइए, और होता है आपका कायिक जनन। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, अलैंगिक जनन का कायिक। बच्चों, कायिक का मतलब होता है पौधे के किसी भी भाग से अन्य पौधे का बनना, इसको कायिक जनन बोलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान करेंगे हम। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है फ्रेंड्स, पत्तियों द्वारा किस में होता है, ब्रायोफिल्म यानी अजूबा में होता है। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि आलू में भी कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, गुलाब में भी कायिक प्रजनन होता है, क्योंकि गुलाब की जो कलम होती है उसको हम काट के यदि बो देते हैं तो नया पौधा बन जाता है, तो कायिक प्रजनन तो उसमें भी है। लेकिन इसमें पूछा है केवल पत्तियों द्वारा। अब पत्तियों द्वारा इसमें कैसे होता है हम आपको भी बताएंगे, तब तक ये पूरी कर देते हैं बात। तो कायिक प्रजनन किस में होता है, गुलाब में हो जाता है। ठीक है, चने में, आलू में हो जाता है, गुलाब में हो जाता है, ब्रायोफिल्म में हो जाता है। ठीक है, ये सभी कायिक प्रजनन है। तो 3 उदाहरण हो गए। चौथा इसका उदाहरण है बीजाणु द्वारा प्रजनन। ये इसका क्या उदाहरण है, बीजाणु द्वारा किस में होता है, कवक में।
कवक का नाम भी लिख देते हैं, राइजोपस। राइजोपस में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो ब्रेड्स होते हैं, डबल रोटी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर वाइट वाइट फंगस की तरह ग्रीन ग्रीन लग जाता है। वो क्या होते हैं? वो यही होते हैं, कवक होते हैं एक तरह के ही। और कवक होते क्या हैं वैसे? पौधे होते हैं। ठीक है, कवक क्या होते हैं? पौधे होते हैं एक तरह के। अब बात करते हैं ब्रायोफिल्म्स की। इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफिल्म यानी कि अजूबा में। इसी को बच्चों ध्यान रखेंगे, इसी को बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का पौधा भी इसी को बोलते हैं। होता किस तरह का? ये पौधा हमारे घर में भी है, नॉर्मली मिल जाता है। इस तरह की पत्ती होती है इसकी। ठीक है, और जो ये पत्ती के ये भाग हैं, जब इसको हम मिट्टी में दबा देते हैं तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इसका प्रजनन हो जाता है, नया पौधा यहाँ से बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखेंगे, अलैंगिक प्रजनन किस किस में होता है, किस किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, यानी कि किस में? यीस्ट में। खंडन द्वारा, शैवाल में। शैवाल में कौन से में? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स उदाहरण है इसके। कायिक प्रजनन किस में होता है? अभी बताया आपको। इसमें भी होगा, ब्रायोफिल्म में भी, आलू में भी हो जाएगा, गुलाब में भी हो जाएगा। ठीक है, और भी काफ़ी है। और चौथा हमने बताया आपको बीजाणु में अलैंगिक जनन होता है। बीजाणु में उदाहरण क्या है? कवक में, राइजोपस कवक। ठीक है, इतना याद रखेंगे, काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डेनमार्क, भारत, चीन और जर्मनी। बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसको सिंपली याद कर लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, तब तक हम आपको बता देते हैं। पवनों का देश कहा जाता है बच्चों डेनमार्क को, तो डेनमार्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। ओके, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए बच्चों, क्या होगा? तब तक आपको हम बता देते हैं बच्चों, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पौधे की वृद्धि। पौधे की वृद्धि किस में? पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेवार होता है पौधे के जो तना होता है उसकी लंबाई में वृद्धि के लिए। ठीक है, और जो साइटोकाइनिन होता है वो पौधे की चौड़ाई में वृद्धि के लिए होता है जिम्मेवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी लेकिन ये नहीं पूछा इसमें लंबाई में वृद्धि क्या, इसमें पूछा है कि किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। उसका आंसर भी ऑक्सिन ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि ऑक्सिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो बिना निषेचन के ही बीज रहित फल जिसकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, दो तरह के होते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, एक कृत्रिम होता है और एक होता है नेचुरल। कृत्रिम होता है और नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है तथा जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। बस इतनी बात याद रखेंगे, वरना इसके बारे में, ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा और भी है, वो किसी दिन आपको क्लास में डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, थ्योरी क्लास किस दिन ले लेंगे हम, तब आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा, पादप में जाइलम का कार्य होता है। बच्चों इसका आंसर हम आपको बताएंगे नहीं, इसका आंसर आप खुद बताइए। जाइलम का क्या कार्य है पौधों के अंदर?
आई थिंक दूसरी या तीसरी बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। दो तरह के ऊतक होते हैं, ठीक है, जाइलम और आपका फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है पौधों में जो जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण है वो अवशोषित करके तने के माध्यम से पौधे के अन्य भागों तक, पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या? जल प्लस खनिज लवण। खनिज लवण क्या चीज़ कौन करता है? जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक का क्या कार्य है? जो पौधे जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं जड़ के द्वारा, तो उसको पौधे के तने से होते हुए पौधे के अन्य भागों तक, टहनियों और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। और फ्लोएम ऊतक क्या करता है? वो क्या करता है? वो भोजन का वहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। क्लियर है बात? चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह से आ सकता है ये क्वेश्चन, और जैसे भी आप आएगा वैसे ही आप इसको कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आज के। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों आराम से। हाँ, तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5? मेंडल प्रसिद्ध हैं, मतलब किस लिए प्रसिद्ध थे मेंडल, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: आनुवांशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, सुजननीकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी शायद एक या दो क्लास में ही, पहली या दूसरी क्लास में ही हमने मेंडल के बारे में आपसे शायद जिक्र किया था, और नहीं भी किया है तो मेंडल तो बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए प्रयोग किए थे वो? आनुवांशिकता के लिए प्रयोग किए थे, क्योंकि मटर के पौधे में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। लंबा भी होता है वो, और बोना भी होता है, ठीक है। पीले रंग में भी होती है उसका पत्ती, वो मटर पीले रंग में भी होती है, हरे रंग में भी होती है। और जो मटर के दाने होते हैं मटर, वो खुरदरी भी होती है, चिकनी भी होती है। तो उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए मटर के पौधों पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। मेंडल जो क्या थे? मेंडल जो साधु बनना चाहते थे मठ में रहकर, लेकिन इन्होंने क्या किया? मठ में रहकर भी इन्होंने लगभग 28,000 पौधों पर इन्होंने शोध किया था, ठीक है। तो किस लिए प्रसिद्ध थे मेंडल? आनुवांशिकता के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें, ठीक है, फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कभी ऐसे नहीं है कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर नेक्स्ट डे आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अभी आपकी 2 सीरीज़ हमने चला रखी हैं। साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है आपकी, मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसका क्या दिया गया। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में और यकृत में। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों क्या यकृत इसका आंसर हो सकता है? यकृत यानी कि लीवर में शुक्राणु का निर्माण होता है? नहीं होता, तो ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। लीवर यानी कि यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का। पित्त का निर्माण होता है, जो कि पित्ताशय यानी पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। बच्चों अंडाशय क्या है? अंडाशय मादा जनन भाग है, ठीक है। इस तरह से होती है ना, ये होता है गर्भाशय, और यहाँ ये होते हैं 2 अंडाशय, ठीक है। ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। शुक्रवाहिकाओं में, शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं? शुक्रवाहिकाएं होती हैं बच्चों जो टेस्टिस से, यानी कि वृषण से, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है, वृषण से शुक्राणु यानी कि स्पर्म को कहाँ तक ले जाती हैं? स्पर्म को
आपके ओवेरी तक लेके जाती हैं। ठीक है, तो शुक्रवाहिका 20 का आंसर नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, शुक्राणु को लेके जाती हैं शुक्रवाहिकाएँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, वृषण में। वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं, वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज में शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, यकृत में, ठीक है, फेफड़ों में, आमाशय में या फिर जीभ में, बताइए। एक्चुअल में हम तब तक आपको बता देते हैं कि जो एक कूपिका होती है, वायु कोष्ठिका होती क्या है। ये छोटी छोटी, एक सेकंड, ये छोटी छोटी गुब्बारे की तरह थैलीनुमा संरचना होती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होती है। ठीक है, क्या होती है, छोटी छोटी गुब्बारे की तरह थैलीनुमा संरचना होती है, गुब्बारे के आकार की। और फेफड़ों में लगभग होती कितनी है, 400 मिलियन के लगभग, 400 मिलियन के लगभग ये वायु कोष्ठिका पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या है, फेफड़ों में पाई जाती है, हमने आंसर ही आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कार्य है इनका, ये क्या करती हैं, वायुमंडल व रक्त के बीच गैसों का विनिमय करती हैं। ठीक है, गैसों का विनिमय करती हैं वायुमंडल व रक्त के बीच, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, और शरीर के अन्य भागों से CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, जो फेफड़ों के माध्यम से श्वास के द्वारा बाहर निकल जाती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और वहाँ ऑक्सीजन को अन्य भागों तक उसका परिवहन करती है, और CO2 को फेफड़ों तक पहुँचाती है और फेफड़ों के माध्यम से उसको बाहर निकाल देती है। तो ये होती हैं बच्चों वायु कोष्ठिकाएँ। कूपिका किस में होती हैं, फेफड़े के अंदर होती हैं। छोटी छोटी गुब्बारे के समान थैलीनुमा संरचना होती हैं और 400 मिलियन लगभग होती हैं फेफड़ों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के डैश परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। बच्चों आपको पता है ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर एक ओजोन का अणु बनाते हैं। ठीक है, ओजोन का अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर बनता है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, और जब हम O3 लिख जाते हैं, ठीक है, या O2 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अणु। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके अणु बन गया, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके ओजोन अणु बन गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं बच्चों, चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पौधे। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक का मतलब होता है जो बनाते हैं, जो भोजन बनाते हैं स्वयं। बच्चों चिड़िया स्वयं भोजन बनाती है, नहीं। चिड़िया क्या करती है, या तो कीड़े मकोड़ों को खाती है, बना बनाया भोजन होता है वो तो, या फिर क्या करती है, मोस्टली कीड़े मकोड़ों को खाती है या घास पत्तियाँ खा लेंगी। ठीक है, जंगली जानवर क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, जानवर को खा लेते हैं या घास खाते हैं।
तो ये भी खाना खुद नहीं बनाते, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पालतू जानवर जैसे गाय भैंस बकरी, ये भी क्या करते हैं, घास पेड़ पौधे खाते हैं। तो ये बनाते हैं क्या, खाना नहीं बनाते, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक। कैसे होते हैं उत्पादक, ध्यान रखेंगे। हरे पौधे क्या करते हैं, हमने आपको बताया था, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ठीक है, बताया था ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हरे पौधे सूर्य का प्रकाश लेकर पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो कि जल तथा जल बोल रहा हूँ, भोजन का जब निर्माण करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिस ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेड़ जो जंतु हैं, मानव हैं और जीव जंतु हैं, वो सब पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का, रिलीज की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो उत्पादक कौन हो जाएंगे, हरे पौधे, जो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चों। हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, ये क्या पूछा गया है इसमें, मटर के लंबे पौधे यानी कि बड़ा टी और टी और बोने पौधे छोटा टी और टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। बताइए, सभी लंबे पौधे, सभी बोने पौधे, आधे लंबे और आधे बोने पौधे, 3/4 लंबे और 1/4 बोने पौधे, बताइए। तब तक हम आपका इसका है ना, हम आपको पूरा चार्ट समझा देते हैं। जो मेंडल थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि बड़ा टी और बड़ा टी, ये तो लिया था उन्होंने लंबे पौधे के लिए। छोटा टी और छोटा टी लिया था उन्होंने किसके लिए, उन्होंने लिया था ये बोने पौधे के लिए। तो देखिए उन्होंने इसमें क्या पूछा गया, प्रथम संतति पीढ़ी में क्या मिलेंगे क्रॉस कराने पर। तो इस टी का इस वाले टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टी और टी। पहले वाले टी का दूसरे टी से क्रॉस कराएंगे तो टी और टी मिलेगा। अब दूसरे वाले टी का पहले टी से क्रॉस कराएंगे तो टी और टी मिलेगा, ठीक है। दूसरे वाले टी का दूसरे वाले टी से क्रॉस कराएंगे तो टी और टी मिलेगा। बच्चों ध्यान से देखेंगे, बड़ा टी आ रहा है, इसमें भी बड़ा टी आ रहा है, इसमें भी बड़ा टी आ रहा है। जब भी एक भी कैपिटल टी आ जाएगा तो पौधा कैसा होगा, पौधा होगा लंबा, ठीक है। तो सभी पौधे कैसे हो जाएंगे, लंबे। सभी लंबे पौधे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहीं आपको एक चीज़ और समझा देते हैं। यदि पूछता है कि द्वितीय संतति में किस प्रकार के पौधे मिलेंगे, द्वितीय संतति कैसी होगी, अभी हमें क्या मिला था, टी और टी मिला था। तो टी और टी का क्रॉस किसके साथ कराएंगे, टी और टी के साथ ही करा देंगे द्वितीय संतति के लिए। तो बड़े टी का बड़े टी से करेंगे क्रॉस तो क्या मिलेगा, टी और टी, ठीक है। बड़े वाले टी का छोटे टी से करेंगे, टी और टी। अब सेकंड वाले टी का फर्स्ट वाले टी से करेंगे तो टी और टी, और सेकंड वाले टी का सेकंड वाले टी से करेंगे, छोटा टी और छोटा टी। बच्चों ध्यान से देखेंगे, कैपिटल टी है इसमें एक, तो इससे हमें मिलेगा लंबा पौधा। इसमें एक कैपिटल टी है, इससे भी मिलेगा एक लंबा पौधा। इसमें एक कैपिटल टी है, इससे भी मिलेगा एक लंबा पौधा। इसमें दोनों स्मॉल टी हैं तो इससे कैसा मिलेगा, इससे मिलेगा बोना पौधा, ठीक है। तो यानी कि 4 हमें पौधे मिलते हैं, तो 4 में 3 पौधे कैसे हैं, लंबे और एक बोना है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, द्वितीय संतति में किस प्रकार के पौधे मिलेंगे, 3/4 लंबे और 1/4 बोने, यानी कि 3/4 लंबे और 1/4 बोने पौधे। कब होगा ये आंसर, जब द्वितीय संतति में पूछता है तो, ठीक है। द्वितीय संतति में के मध्य क्रॉस कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, तब ये आंसर हो जाएगा इसका डी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों बहुत ही मेहनत की है इस कंटेंट को तैयार करने में, और आपको बहुत ही जी जान से बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके समझाया जा रहा है। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। और यदि आपको समझ आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। आप भूल जाते हैं, ठीक है।
और वीडियो को पूरी देखिए, बिना स्किप किए वीडियो आपको देखनी है। वीडियो के ऑफलाइन में जाके लास्ट में आपको कमेंट करना है। कुछ बच्चे रोज़ कमेंट करते हैं, ठीक है। एक मानसी रवि करके डेली कमेंट आता है, ठीक है। एक संजू कुमारी, एक मोनू गुप्ता, इन 3 बच्चों का कमेंट अक्सर आता है। एक राम बिलास के नाम से कमेंट आता है, मोनू गुप्ता ही है शायद। 3-4 कमेंट ये एवरीडे आते हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चों को नहीं पढ़ना, या फिर बाकी बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम में पास नहीं होना है क्या? आप सबके लिए ये वीडियो है, ठीक है। हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी वीडियो को पूरा देखें, सभी कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? बताइए बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। बताइए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या प्रयोग किया जाता है? बच्चों ऑक्सीजन जहाँ लिखा होगा उसको काट देंगे हम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बनता है, पौधे बनाते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। लेकिन ग्रहण क्या करते हैं, क्या लेते हैं? एक तो भूमि से जल लेते हैं, ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, जो हम श्वास के रूप में छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है, ठीक है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं लेकिन पौधे नाइट्रोजन थोड़ी ना लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का प्रयोग थोड़ी ना करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। नाइट्रोजन लेते हैं हाँ ज़मीन से, ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में नहीं लेते नाइट्रोजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बाह्य दल, पुंकेसर, ठीक है, पंखुड़ी और वर्तिकाग्र। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, राइट आंसर फटाफट कमेंट कर दे रही है। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प। बच्चों नर पुष्प का जो भाग होता है वो होता है पुंकेसर। नर पुष्प का भाग होता है क्या? पुंकेसर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर में क्या होता है? पुंकेसर में होता है एक तो परागकोश, परागकोश, और एक क्या होता है? तंतु। इस तरह से बना होता है ना। यहाँ तो होता है परागकोश, और ये जो होता है ये इसको बोलते हैं तंतु, तंतु बोलते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं मादा पुष्प। मादा पुष्प की बात, उसमें क्या होता है? मादा पुष्प में क्या होता है? उसमें होता है, मादा पुष्प में स्त्री केसर होता है, ठीक है। क्या होता है? स्त्री केसर, या फिर उसी को वर्तिकाग्र भी बोलते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के ही भाग होते हैं, ठीक है। स्त्री केसर का भाग होता है, यहाँ लिख देते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है इसका? वर्तिका, वर्तिका। तीसरा कौन सा भाग होता है इसका? इसका होता है अंडाशय, ठीक है। वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, STYLE, ठीक है। और वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो अंडाशय होते हैं, ठीक है, आपको चित्र बना के थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा मैं। ये होता है स्त्री केसर, ये स्त्री केसर होता है इस तरह से। तो इसको तो बोलते हैं हम वर्तिका, ठीक है, वर्तिका बोलते हैं। और इस वाले हिस्से का बोलते हैं हम वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको।
और इस वाले हिस्से को बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं, जो उभरा हुआ ये होता है हिस्सा, इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है बच्चों, बाकी जब आपकी इस थ्योरी क्लास होगी तो और अच्छे से उसमें क्लियर कर देंगे, आपको बिल्कुल समझा देंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमने आपको बताया नहीं है। तो नर पुष्प में नहीं पाया जाता बच्चों। बाह्यदल होता है, बाह्यदल होता है, ये पुष्प है कोई, ये पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, तो ये इस तरह से जो पत्ती होती है यहाँ, उसको बाह्यदल बोलते हैं। तो बाह्यदल तो होता है। पुंकेसर होता है नर पुष्प में, पुंकेसर भी होता है। नर पुष्प की बात कर रहा है। पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी भी होती है। पंखुड़ी किसको बोलते हैं? जो फूल होता है उसकी पत्तियों को पंखुड़ी बोलते हैं। वर्तिकाग्र होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमने क्या बताया आपको? स्त्री केसर के भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र नर पुष्प का, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। तो वर्तिकाग्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 4 वर्तिकाग्र एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है बच्चों, उसका स्रावन कहाँ से होता है, यही उसमें पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, ठीक है, अग्नाशय द्वारा या वृषण द्वारा। बच्चों अभी हमने बताया था वृषण होते हैं यानी कि टेस्टिस, उनसे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है क्या? नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बच्चों थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है? थायरोक्सिन का। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पीयूष ग्रंथि से होता है? नहीं। पीयूष ग्रंथि से कौन सा होता है बताइए? पीयूष ग्रंथि से कई सारे हार्मोन का स्रावन होता है, लेकिन इंसुलिन का नहीं होता, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बचता है अग्नाशय द्वारा, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। बच्चों थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अलग अलग, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो जो बीटा कोशिका होती है उससे क्या होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, इंसुलिन का। ठीक है, और अल्फ़ा से बता देते हैं, अल्फ़ा से कौन से हार्मोन का होता है? ग्लूकागोन। लिख दें क्या? ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन होता है, लिख लेंगे। और गामा कोशिका से किसका स्रावन होता है? सोमैटोस्टेटिन। लिखते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। इंसुलिन का होता है अग्नाशय की बीटा कोशिका से। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं इसके बारे में। जो इंसुलिन हार्मोन है, इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है, वो डहेलिया की जड़ है। डहेलिया का बारे में आपके, डहेलिया के पौधे के बारे में आपने सुना होगा। डहेलिया की जड़ से इंसुलिन हार्मोन प्राप्त होता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इंसुलिन हार्मोन की जो कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग, यानी कि डायबिटीज़। मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर में। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो मनुष्य में है, इसकी सामान्य रुधिर शर्करा का स्तर कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 80 से लेके 100 mg तक, 100 mg प्रति 100 ml। ठीक है, यानी मनुष्य के जो रुधिर शर्करा का जो स्तर है होना चाहिए 80 से 100 mg होना चाहिए। ठीक है, 80 से 100 mg शर्करा होनी चाहिए प्रति 100 ml ब्लड में, रुधिर में, तो सामान्य माना जाता है। ठीक है बच्चों, इतना काफ़ी है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इससे अधिक नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज की सीरीज़ का। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले भी हम इस क्वेश्चन को आपको बता चुके हैं, या तो क्लास 1 या 2 में भी इस तरह का क्वेश्चन हमने लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। बच्चों फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। भोजन का स्थानांतरण या भोजन का परिवहन
किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, सॉरी जाइलम के द्वारा होता है? नहीं होता, काट देंगे। जाइलम के द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? जल का तथा खनिज लवणों का। अभी बताया था कुछ देर पहले ही बच्चों। फ्लोएम द्वारा होता है, बिल्कुल फ्लोएम द्वारा होता है, अभी तो बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण या भोजन का परिवहन होता है। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा बच्चों। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, और हाँ एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों, जो भी आप में से कमेंट करता है अपना नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि ईमेल आईडी पता नहीं आपने अलग अलग नाम से बनाई हुई है, या फिर किसी बच्चे के पेरेंट या भाई के नाम से बनी हुई है। तो जो भी बच्चा वीडियो देखता है और कमेंट करता है, वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट लिख के अपना नाम ज़रूर लिख दे, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं, हमेशा मैंने देखा है, ये संजू कुमारी नाम लिखती है अपना, संजू कुमारी की आईडी से जो आता है वो हमेशा अपना नाम लिखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, वह प्रक्रिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ, वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं क्या कहलाती है? बताइए। अपचयी अभिक्रिया, उपचयी अभिक्रिया, ए तथा बी दोनों, या फिर सामान्य अभिक्रियाएं? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए, आप में से किसी को पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। जब जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं तो इस तरह की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? बताइए बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, किसी को पता है तो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपचयी अभिक्रिया। जब जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं तो उसे अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, अपचयी अभिक्रिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज की सीरीज़ का, देख लेते हैं क्या दिया गया। ओके, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, या फिर पोषण में? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों आपको पता है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के या जीवों के ब्लड में पाया जाता है। और उसका क्या कार्य होता है? बताइए। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाता है। CO2 का क्या करता है? एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सेट कर लेते हैं। हाँ, क्या करता है? CO2 को कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाता है, फेफड़ों तक पहुंचा देगा, ठीक है। फिर क्या होगा? ये CO2 फेफड़ों के माध्यम से सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसके माध्यम से वापस निकल जाएगा बाहर। और ऑक्सीजन यानी कि O2 को क्या करता है? फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है ऑक्सीजन को, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो क्या कहेंगे, इस क्रिया को पाचन कहते हैं? नहीं, इस क्रिया को पोषण बोलते हैं। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पोषण बोलते हैं इसको? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्सर्जन बोलते हैं या श्वसन बोलते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इस क्रिया का नाम? जो इस क्रिया का नाम हो जाएगा श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन का मतलब होता है कोई चीज़ हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे पसीना हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, मल मूत्र हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, यूरिया और यूरिक अम्ल हमने बाहर निकाल दिया, उससे उत्सर्जन बोलते हैं। तो श्वसन में एक क्रिया होती है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, ठीक है। श्वसन ही तो हुआ है, CO2 को बाहर निकालना, O2 को अंदर फैलाना शरीर में। तो इस क्रिया को श्वसन में ही आती है ये क्रिया, श्वसन के अंदर ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज का, देख लेते हैं क्या दिया गया है।
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, अभी ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। नंबर 2 क्लोरोफिल। नंबर 3 सूर्य का प्रकाश। और नंबर 4 उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए, किसी को पता है तो कमेंट करते रहिए, फटाफट फटाफट कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो। क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण का मतलब समझ लेते हैं, खुद से भोजन को जो है तैयार करके पोषण लेना, इसे स्वपोषी पोषण बोलते हैं। खुद से भोजन तैयार करना और उसको ग्रहण करना, ठीक है, उससे उससे पोषण लेना, इसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। अब बताइए स्वपोषी पोषण में क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो इसमें क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, जैसे कौन करता है ये क्रिया? हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वातावरण से और जल लेते हैं, और क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्वपोषी पोषण के लिए, खुद से भोजन बनाना और उससे पोषण लेना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सही सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया है तो बच्चों सेशन को लाइक कर दीजिए यदि पसंद आ रहा है आपको तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 18 आज का क्या दिया गया है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें भोजन जो बनता है वो कहाँ बनता है? जड़ में बनता है, पत्ती में बनता है, तने में बनता है, या फिर पुष्प में बनता है? बताइए ये क्रिया कहाँ होती है? कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर फटाफट, किसी को पता है तो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आपको पता है ना, क्लोरोफिल की, यानी पर्णहरिम की। ठीक है, पर्णहरिम की आवश्यकता होती है, और वो पाया कहाँ जाता है? पौधे की पत्तियों में। तो कहाँ होगा भोजन का निर्माण? भी पौधे की पत्तियों में होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पत्ती में। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आज की सीरीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की सीरीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं बताइए? जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, या फिर इन सभी में? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए बच्चों, राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट करते रहिए। आप कमेंट बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम कमेंट करते हैं। कमेंट करने से क्या होता है, आपको चीज़ें धीरे धीरे अच्छे से याद हो जाती हैं, इसलिए कमेंट करना चाहिए हमेशा। आप गलत भी कमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वो गलती हमेशा ध्यान रहेगी कि आपने गलत किया था, उसमें आपने क्या सुधार किया। तो इसलिए कमेंट करना चाहिए आंसर हमेशा। आपको अक्सर मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, आप उसका भी कमेंट नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट आप वीडियो पूरी देखते हैं तो होमवर्क आंसर का जो है, होमवर्क के क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी अच्छे से मेमोराइज हो सके, अच्छे से याद हो सके चीज़ें। चलिए देख लेते हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं द्वार कोशिकाएं? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्रों में। रंध्रों यानी कि पर्णरंध्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्णरंध्र क्या होते हैं? जो पत्ती होती है पौधे की जो पत्ती होती है, इसमें आपने देखा होगा नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, अतिरिक्त जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पत्तियों में होता है, जिसे कि पर्णरंध्र बोलते हैं, उसी में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 20,
जो कि आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न होने वाला है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। हाँ, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? बताइए बच्चों, कौन सा समीकरण ठीक हो जाएगा? सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे तो हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, यानी कि ठीक लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, जल लेते हैं, ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन छोड़ बन रहा है और पानी बन रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम कहाँ चला गया? वो तो इस वाली इक्वेशन में है ही नहीं है में, तो ऑप्शन जो इक्वेशन नंबर ए है उसको काट देंगे, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, इक्वेशन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, जल लेता है, बिल्कुल ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी ले रहा है, क्या बन रहा है बदले में? ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन बन रहा है और जल बन रहा है, ठीक है। बच्चों आपको बता देते हैं, थोड़ा टाइपिंग में ये मिस्टेक है, ये लिखा है एक्चुअल में ये भी है, जैसे ये भी, ये क्या लिखा है 12H2O, ठीक है, ये लिखा है 12H2O यानी कि 12 जल, और ये लिखा है C6H12 और O6, क्लियर है, ये लिखा है इस तरह से। ये भी ये लिखा है O2 और ये 6H2O। तो थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, इसमें पर्णहरिम भी लिखा है क्या बच्चों? इसमें पर्णहरिम नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में पर्णहरिम नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो है, पर्णहरिम नहीं है, तो ये वाला भी आंसर आपका नहीं होगा। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब सी देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सी और डी को एक साथ देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड देख लेते हैं, हमने क्या लिया है इक्वेशन नंबर थर्ड में? CO2 लिया है, ठीक है, CO2 के साथ हमने जल लिया है, सूर्य का प्रकाश भी लिया है, पर्णहरिम भी लिया है, तो बदले में क्या बनना चाहिए? ग्लूकोज बनना चाहिए, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, जल बनना चाहिए, जल भी बन रहा है, और 6CO2 यानी कि ऑक्सीजन भी बन रही है, ठीक है। ऑक्सीजन तो बनती है, पानी बनता है और ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का मतलब है भोजन यानी कि, तो ये इक्वेशन हमें बिल्कुल ठीक लग रही है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम अपने उसके लिए क्लियरिटी के लिए ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार पढ़ लेते हैं, उसमें क्या ठीक है क्या। डी में देखा, सूर्य का प्रकाश दिया गया है, पर्णहरिम दिया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। CO2 ली गई है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है, जल लिया गया है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब बन क्या रहा है उत्पाद के रूप में? C6H12O6 बन रहा है, यानी कि भोजन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, ठीक है। जल बन रहा है 6H2O, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो लिखा है 6CO2, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं कि ग्रहण करते हैं? आप बताइए बच्चों, सब बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाकर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बनाते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं उल्टा। इसने क्या किया इक्वेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो ये वाली इक्वेशन बिल्कुल गलत हो जाएगी, डी वाली। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि इक्वेशन नंबर सी इसकी क्वेश्चन नंबर 20 की बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। एक बार अच्छे से इक्वेशन हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे इसको लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, यहाँ लिख देते हैं इसकी प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन क्या होती है बच्चों। ये होती है इक्वेशन, इसमें लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक सेकेंड लेते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, प्लस जल लेते हैं, भाई जल देते हैं ना पौधों को, 12H2O। अब ये हमने एरो बना लिया, ऊपर लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो लेते हैं ना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, सूर्य का प्रकाश। बहुत ही धीरे धीरे समझा रहे हैं बच्चों, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नीचे लिख देते हैं पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल भी बोलते हैं इसको, या फिर क्लोरोफिल, जो कि हरी पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी सहायता से
जो पौधे हैं भोजन बनाते हैं। अब उत्पाद के रूप में क्या बनता है? सबसे पहले बनता है ग्लूकोज, यानी कि C6, ठीक है, 6 थोड़ा बड़ा बन गया है, H2L और O6, ये तो बन गया ग्लूकोज। प्लस और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, 6O2 ऑक्सीजन बनती है ना, जिसको हम ग्रहण करते हैं। प्लस और क्या बनता है? जल निकलता है, 6H2O, जल रिलीज होता है। तो ये एक्चुअल इक्वेशन है प्रकाश संश्लेषण की। ये भी कई बार बैलेंस करने के लिए पूछ लेता है, तो आप बस इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। बैलेंस बस समझना है इसको, और उसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, और एक ही बार में आपको लर्न हो जाएगी। तो बच्चों, ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और सेशन यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन बच्चों यदि आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। और अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या चैनल पे कोई नया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल का नाम हमने लिखा हुआ है दी अंकित राठी, ठीक है, सर्च कर सकते हैं आप, या वीडियो से भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पे ही आपका ऑप्शन आता है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी अंकित चौधरी, या फिर अंकित राठी 888 के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बच्चों, इंस्टाग्राम पर हम डेली ही बहुत ही बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्विज़ पोस्ट करते हैं एवरीडे। वहाँ आप क्विज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक क्विज़ में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, आपको अपना ऑप्शन वहीं से चुनना होता है, और उसका आंसर आप जो भी करते हैं वो उसमें इंस्टाग्राम क्विज़ सेक्शन में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसका आंसर हम आपको बाद में सेम डे आपको कुछ टाइम बाद या कुछ घंटों बाद हम आपको रिप्लाई करते हैं। तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यूट्यूब में भी कम्युनिटी पोस्ट में हम रोज़ या 2 दिन में एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, वहाँ जाकर भी आप क्वेश्चन को जो है उसके आंसर को टिक कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी हमने आपके लिए बना लिया है, पहले नहीं था, सॉरी, इस पे अंकित राठी लिखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम है दी अंकित राठी, यूट्यूब की तरह ही है, दी अंकित राठी। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे लगा के रखते हैं। जो भी बच्चे हमसे जिस भी तरह से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहेंगे। ये सभी आपके लिए बेनिफिशियल हैं। किसी को PDF चाहिए होती है तो PDF भी हम टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। बाकी कोई भी वीडियो तैयार होती है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको जाता है यूट्यूब पे, नहीं भी जाता है तो टेलीग्राम पे हम पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं सेशन आपको खूब पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में, कल एक नए धमाकेदार सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।